नमस्ते बच्चों। आज हम इतिहास का एक बहुत ही दिलचस्प अध्याय पढ़ने जा रहे हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे महान सम्राट के बारे में जिनकी कहानी सिर्फ किताबों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उनका संबंध हमारे रोजमर्रा के जीवन से भी है। आपने स्क्रीन पर दिख रही इस शेर की मूर्ति को जरूर कहीं ना कहीं देखा होगा। क्या आप बता सकते हैं कहाँ? जी हाँ, आपने इसे हमारे नोटों पर, सिक्कों पर और सभी सरकारी दस्तावेजों पर देखा होगा। ये हमारा राष्ट्रीय प्रतीक यानी नेशनल एम्बलम है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये चिन्ह कहाँ से आया है? ये चिन्ह सारनाथ में मिले एक विशाल पत्थर के स्तंभ का ऊपरी हिस्सा है, जिसे सम्राट अशोक ने बनवाया था। इससे आप समझ सकते हैं कि अशोक का इतिहास हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण और जीवंत है। इस अध्याय का शीर्षक है अशोक, एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया। ये शीर्षक ही अपने आप में एक कहानी कहता है। आखिर एक सम्राट जिसका काम ही अपने साम्राज्य का विस्तार करना होता है, वो इतना अनोखा क्यों था और ऐसी क्या वजह थी कि उसने युद्ध करना ही छोड़ दिया? इन्हीं सवालों के जवाब आज हम इस अध्याय में ढूंढेंगे। लेकिन अशोक की कहानी जानने से पहले हमें उस महान साम्राज्य के बारे में जानना होगा जिसके वे शासक थे, मौर्य साम्राज्य। तो चलिए शुरू करते हैं मौर्य वंश की स्थापना से। मौर्य साम्राज्य की नींव और इसका स्वरूप। किसी भी महान शासक को समझने के लिए उसके वंश और साम्राज्य की शुरुआत को समझना बहुत जरूरी होता है। मौर्य साम्राज्य भारत के सबसे शक्तिशाली साम्राज्यों में से एक था और इसकी नींव एक बहुत ही प्रतिभाशाली युवक और उसके बुद्धिमान गुरु ने रखी थी। मौर्य वंश की स्थापना, संस्थापक और समय। आज से लगभग 2300 साल पहले मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। चाणक्य का महत्व। इस महान कार्य में उनकी सहायता की थी एक बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति चाणक्य ने, जिन्हें कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। चाणक्य के गहन विचार और शासन कला की बातें उनकी प्रसिद्ध पुस्तक अर्थशास्त्र में मिलती हैं। वंश की अवधारणा। जब एक ही परिवार के सदस्य एक के बाद एक राजा बनते हैं तो उसे वंश यानी डायनेस्टी कहते हैं। मौर्य वंश में भी ऐसा ही हुआ। पहले चंद्रगुप्त मौर्य, फिर उनके बेटी बिंदुसार और फिर बिंदुसार के पुत्र अशोक राजा बने। सिक्कों का महत्व। आप स्क्रीन पर जो पुराने सिक्के देख रहे हैं, ये मौर्य काल के हैं। इतिहासकारों के लिए ये सिक्के बहुत महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि ये हमें उस समय के व्यापार और अर्थव्यवस्था के बारे में बहुमूल्य जानकारी देते हैं। राज्य और साम्राज्य में अंतर। अब आप सोच रहे होंगे कि हम इसे साम्राज्य क्यों कह रहे हैं, राज्य क्यों नहीं? इनमें एक बहुत बड़ा अंतर होता है। विशाल आकार। साम्राज्य राज्यों से बहुत बड़े होते हैं। इतने बड़े क्षेत्र की रक्षा के लिए एक बड़ी सेना की आवश्यकता होती है। अधिक संसाधन। इस बड़ी सेना, अधिकारियों और प्रशासन के विशाल तंत्र को चलाने के लिए सम्राटों को राजाओं की तुलना में बहुत अधिक संसाधनों की जरूरत होती थी। इसीलिए उन्हें बड़ी संख्या में कर इकट्ठा करने वाले अधिकारी रखने पड़ते थे। तो अब हम समझ गए हैं कि मौर्य साम्राज्य कितना विशाल और शक्तिशाली था। पर इतने बड़े साम्राज्य को चलाया कैसे जाता था? आइए उनके प्रशासन की व्यवस्था को समझते हैं। मौर्य साम्राज्य का प्रशासन और विस्तार। इतने विशाल साम्राज्य पर नियंत्रण बनाए रखना एक बहुत बड़ी चुनौती थी। मौर्य शासकों ने इस चुनौती का सामना एक बहुत ही संगठित और कुशल प्रशासनिक व्यवस्था के माध्यम से किया। प्रशासन की संरचना। मौर्य साम्राज्य का प्रशासन अलग अलग स्तरों पर बंटा हुआ था। राजधानी का शासन। राजधानी पाटलिपुत्र यानी आज का पटना और उसके आसपास के क्षेत्रों पर सम्राट का सीधा नियंत्रण था। कर संग्रह। गांवों और शहरों से नियमित रूप से कर इकट्ठा करने के लिए अधिकारी नियुक्त किए जाते थे, जो किसानों, व्यापारियों और शिल्पकारों से कर वसूलते थे। जासूसी व्यवस्था। अब सोचिए, इतने बड़े साम्राज्य में सम्राट पाटलिपुत्र में बैठे बैठे कैसे सुनिश्चित करते कि दूर उज्जैन में बैठा अधिकारी अपना काम ठीक से कर रहा है? इसके लिए उन्होंने जासूसों का एक गुप्त जाल बिछाया था। ये जासूस भेष बदलकर अधिकारियों पर नजर रखते थे ताकि कोई भी भ्रष्टाचार या गलत काम न हो सके। प्रांतीय शासन। राजधानी से दूर के इलाकों पर तक्षशिला और उज्जैन जैसी प्रांतीय राजधानियों से शासन किया जाता था। अक्सर राजकुमारों को इन प्रांतों का राज्यपाल यानी गवर्नर बनाकर भेजा जाता था। साम्राज्य का विस्तार। अब इस मानचित्र पर ध्यान दीजिए। ये मौर्य साम्राज्य के विस्तार को दिखाता है। प्रमुख मार्गों का महत्व।
मानचित्र पर तक्षशिला और उज्जैन जैसे शहर व्यापार और आवागमन के प्रमुख केंद्र थे। तक्षशिला उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के लिए एक महत्वपूर्ण प्रवेश द्वार था, जबकि उज्जैन उत्तर भारत से दक्षिण भारत जाने वाले रास्ते पर पड़ता था। शिलालेखों का प्रमाण। मानचित्र पर आपको जो लाल बिंदु दिख रहे हैं, ये वे स्थान हैं जहां अशोक के अभिलेख मिले हैं। ये अभिलेख हमें बताते हैं कि मौर्य साम्राज्य कहां-कहां तक फैला हुआ था। भौगोलिक विस्तार। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि आज के पाकिस्तान और अफगानिस्तान के कई इलाके भी उस समय मौर्य साम्राज्य का ही हिस्सा थे। हमने राजधानी पाटलिपुत्र का कई बार जिक्र किया। क्या आप जानना चाहेंगे कि ये शहर उस समय कितना भव्य और विशाल था? एक यूनानी राजदूत मेगिस्थनीज ने अपनी आंखों से जो देखा उसका बहुत ही रोचक वर्णन किया है। चलिए जानते हैं। राजधानी पाटलिपुत्र की भव्यता और आर्थिक आधार। किसी भी साम्राज्य की राजधानी उसकी शान और शक्ति का प्रतीक होती है। मौर्यों की राजधानी पाटलिपुत्र इसका एक उत्कृष्ट उदाहरण थी। लेकिन इस भव्यता को बनाए रखने के लिए एक मजबूत आर्थिक प्रणाली की भी आवश्यकता थी। मेगिस्थनीज का विवरण। मेगिस्थनीज एक यूनानी राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। उसने पाटलिपुत्र की जो भव्यता देखी उसका वर्णन कुछ इस तरह किया है। जब सम्राट जनता के सामने आते थे तो उन्हें सोने की पालकी में ले जाया जाता था। उनके अंगरक्षक सोने और चांदी से सजे हाथियों पर सवार रहते थे। राजा का महल बहुत विशाल था, जो मुख्य रूप से लकड़ी से बना था, लेकिन उस पर पत्थर की सुंदर नक्काशी की गई थी। एक और अनोखी बात ये थी कि सम्राट हमेशा हथियारबंद महिला अंगरक्षकों से घिरे रहते थे। मेगिस्थनीज ने ये भी लिखा है कि पाटलिपुत्र एक विशाल नगर था जिसमें 570 बुर्ज यानी टावर्स और 64 द्वार यानी गेट थे। कर और नजराना। इतने भव्य महल, बड़ी सेना और अधिकारियों का खर्च कैसे चलता था? आय के दो मुख्य स्रोत थे, कर यानी टैक्स और नजराना यानी ट्रिब्यूट। आइए इनके बीच का अंतर समझते हैं। विशेषता। कर, नजराना। स्वरूप। कर नियमित रूप से इकट्ठा किया जाता था, नजराना अनियमित रूप से जब भी संभव हो इकट्ठा किया जाता था। देने का तरीका। कर अनिवार्य था, नजराना स्वेच्छा से विविध वस्तुओं के रूप में दिया जाता था। प्रशासन। कर अधिकारियों द्वारा वसूला जाता था, नजराना अक्सर जंगल के इलाकों में रहने वाले लोग फल, फूल, लकड़ी या जानवर भेंट के रूप में लाते थे। ये सब अशोक के जीवन का एक पहलू था, लेकिन उनके जीवन में एक ऐसी घटना घटी जिसने न केवल अशोक को बल्कि पूरे मौर्य साम्राज्य की दिशा को हमेशा के लिए बदल दिया। वो घटना थी कलिंग का युद्ध। कलिंग युद्ध एक सम्राट का हृदय परिवर्तन। कलिंग का युद्ध भारतीय इतिहास की एक निर्णायक घटना है। ये सिर्फ एक साम्राज्य के विस्तार की कहानी नहीं, बल्कि एक सम्राट के आत्मबोध और हृदय परिवर्तन की कहानी है। युद्ध का प्रभाव। स्क्रीन पर दिख रहा ये साधारण सा ग्राफ अशोक के मन में आए तूफानी बदलाव को दिखाता है। देखिए कैसे युद्ध की शुरुआत के साथ ये रेखा ऊपर चढ़ती है और कलिंग में हुए भयानक रक्तपात के साथ अपने शिखर पर पहुंच जाती है। लेकिन उसके तुरंत बाद ये रेखा तेजी से नीचे गिरती है और एक शांत सीधी रेखा में बदल जाती है। ये अशोक का धम्म की ओर झुकाव है, जो उनके हृदय परिवर्तन को दर्शाता है। कलिंग, जो आज के तटीय ओडिशा का प्राचीन नाम है, को जीतने के लिए अशोक ने एक भीषण युद्ध लड़ा। कलिंग विजय के बाद हुई हिंसा और रक्तपात को देखकर अशोक को वितृष्णा हो गई, यानी घोर ग्लानि और नफरत से उनका मन भर गया। उन्होंने भविष्य में कभी भी युद्ध न करने का निर्णय लिया। एक अनोखा निर्णय। ये निर्णय इतिहास में अभूतपूर्व था। इतिहास में शायद ही कोई दूसरा उदाहरण मिले जहां किसी सम्राट ने एक बड़ी जीत हासिल करने के बाद उत्सव मनाने के बजाय हमेशा के लिए युद्ध का ही त्याग कर दिया हो। ये घटना अशोक के जीवन का टर्निंग पॉइंट बनी। युद्ध को त्यागने के बाद अशोक ने शस्त्रों से नहीं, बल्कि प्रेम और नैतिक शिक्षा से लोगों के दिलों को जीतने का फैसला किया। उन्होंने एक नया रास्ता अपनाया जिसे धम्म कहा गया। आखिर ये धम्म था क्या? अशोक का धम्म शांति और नैतिकता का मार्ग था। ये समझना बहुत जरूरी है कि अशोक का धम्म कोई नया धर्म या मजहब नहीं था। ये सभी धर्मों की अच्छी बातों पर आधारित एक नैतिक आचार संहिता थी, जिसका उद्देश्य समाज में शांति, सहिष्णुता और करुणा की स्थापना करना था।
धम्म के सिद्धांत। अशोक के धम्म के मुख्य सिद्धांत बहुत सरल और सार्वभौमिक थे। धम्म में किसी देवता की पूजा या किसी विशेष कर्मकांड की आवश्यकता नहीं थी। ये व्यक्ति के अच्छे आचरण पर जोर देता था। दासों और नौकरों के साथ अच्छा व्यवहार करना, बड़ों का आदर करना और सभी जीवों पर दया करना, अन्य धर्मों का आदर करना। ये सिद्धांत अशोक की सहिष्णुता का सबसे बड़ा प्रमाण है। धम्म महामात्य की भूमिका। अपने इन संदेशों को जन जन तक पहुंचाने के लिए अशोक ने धम्म महामात्य नामक विशेष अधिकारियों की नियुक्ति की। ये अधिकारी गांव-गांव और शहर-शहर जाकर लोगों को धम्म की व्यावहारिक शिक्षा देते थे। ये भी याद रखें कि धम्म प्राकृत भाषा का शब्द है, जिसका संस्कृत में अर्थ धर्म होता है। अशोक केवल उपदेश देकर ही नहीं रुके। उन्होंने अपने धम्म के संदेश को न केवल अपने साम्राज्य में बल्कि दूर दराज के देशों तक फैलाने के लिए कई ठोस कदम उठाए। धम्म का प्रचार प्रसार और अशोक के स्थायी संदेश। अशोक एक दूरदर्शी शासक थे। वे जानते थे कि उनके संदेश केवल उनके जीवन काल तक सीमित नहीं रहने चाहिए। इसलिए उन्होंने अपने संदेशों को पत्थर पर खुदवाकर उन्हें अमर बना दिया, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी उन्हें पढ़ सकें और उनसे प्रेरणा ले सकें। प्रचार के तरीके। अंतर्राष्ट्रीय दूत। अशोक ने सीरिया, मिस्र, ग्रीस और श्रीलंका जैसे दूर दराज के देशों में धम्म के विचारों को फैलाने के लिए अपने दूत भेजे। लोक कल्याण के कार्य। उन्होंने जनता की भलाई के लिए कई काम किए, जैसे सड़कें बनवाना, कुएं खुदवाना और यात्रियों के लिए विश्राम गृह यानी सराय बनवाना। पशु चिकित्सा। अशोक की करुणा सिर्फ मनुष्यों तक ही सीमित नहीं थी। उन्होंने न केवल मनुष्यों बल्कि जानवरों के लिए भी चिकित्सा यानी अस्पताल की व्यवस्था की। शिलालेख और स्तंभरेख। जैसा कि आप चित्र में रामपुरवा का वृषभ यानी बैल शीर्ष वाला स्तंभ देख रहे हैं, अशोक ने अपने संदेशों को ऐसे ही पत्थरों और स्तंभों पर खुदवाया ताकि आम लोग भी उन्हें आसानी से पढ़ और समझ सकें। भाषा और लिपि। अशोक ने अपने अभिलेखों के लिए आम लोगों की भाषा का प्रयोग किया। उनके अधिकतर अभिलेख प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। ये जानना बहुत ही रोचक है कि आज भारत की अधिकांश लिपियां, जैसे हिंदी के लिए देवनागरी, बांग्ला, तमिल आदि, इसी ब्राह्मी लिपि से ही विकसित हुई हैं। जिस समय अशोक भारत में शांति और अहिंसा का संदेश फैला रहे थे, उसी समय दुनिया के एक दूसरे कोने यानी चीन में कुछ बिल्कुल अलग हो रहा था। समकालीन विश्व और अध्याय का सार। ऐतिहासिक घटनाओं को वैश्विक संदर्भ में देखने से हमारा दृष्टिकोण व्यापक होता है। आइए देखें कि जब भारत में मौर्य साम्राज्य अपने चरम पर था, तब चीन में क्या हो रहा था। चीन की महान दीवार। मौर्य साम्राज्य के उदय से थोड़ा पहले, लगभग 2400 साल पहले चीन में दीवार का निर्माण शुरू हुआ था। इसका मुख्य उद्देश्य उत्तरी सीमा की पशुपालक लोगों के हमलों से रक्षा करना था। ये दीवार लगभग 6400 किलोमीटर लंबी है और पत्थर और ईंट से बनी है। हर 100-200 मीटर की दूरी पर निगरानी के लिए बुर्ज बने हुए हैं। अब आप एक विचार उत्तेजक तुलना कीजिए। देखिए, दोनों ही महान साम्राज्य थे, लेकिन उनकी सोच में कितना अंतर था। एक तरफ चीन के सम्राट अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए भौतिक दीवारें बना रहे थे, तो दूसरी ओर अशोक धम्म के प्रचार द्वारा दिलों को जोड़कर सांस्कृतिक और नैतिक संबंध बना रहे थे। मौर्य साम्राज्य के बाद। अशोक के बाद मौर्य साम्राज्य धीरे धीरे कमजोर हो गया और लगभग 2200 साल पहले इसका अंत हो गया। इसके बाद भारत में कई नए राज्यों का उदय हुआ, जिनके बारे में हम अगले अध्यायों में पढ़ेंगे। अध्याय का सार और प्रासंगिकता। इस अध्याय में हमने मौर्य साम्राज्य की स्थापना, उसके प्रशासन, कलिंग युद्ध और अशोक के धम्म के बारे में जाना। अशोक के सिद्धांत आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने भी आज से 2300 साल पहले थे। जैसा कि हमारे पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, अशोक के धम्मदेश आज भी हमसे एक ऐसी भाषा में बात करते हैं जिसे हम समझ सकते हैं। अशोक के शांति, सहिष्णुता, करुणा और सभी धर्मों के प्रति सम्मान के सिद्धांत आज की दुनिया के लिए एक प्रेरणा स्रोत हैं। समापन और कॉल टू एक्शन। तो बच्चों, ये थी कहानी सम्राट अशोक की, जिन्होंने विजय प्राप्त करने के बाद भी युद्ध का रास्ता छोड़कर शांति और धम्म का मार्ग अपनाया और इतिहास में हमेशा के लिए अशोक महान बन गए। अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगा हो और इस अध्याय को समझने में मदद मिली हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस ज्ञान का लाभ उठा सकें। और ऐसे ही अन्य वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपसे अगली वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।